हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन चल रहा है और जिसका एपिसोड नंबर 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। इससे पहले 5 एपिसोड्स जो है अपलोड कर किए जा चुके हैं, आप भी वो जाकर के देखें। डे बाय डे एक एपिसोड अपलोड किया जाता है और पूरा सिलेबस इस तरीके से करवाया जाएगा। आप भी पूरा सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि पूरा का पूरा सिलेबस जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं आज की टॉपिक की, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। टॉपिक इसी तरीके से चलने वाला है कि पहले हम डेफिनेशन बनाने वाले हैं, डेफिनेशन के बाद सिंपल क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चंस के बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो मोल अंश है इसको सिर्फ मोल अंश नहीं, इसको मोल भिन्न भी कहा जाता है, इसको मोल परिभाष भी कहा जाता है और इंग्लिश में तो मोल फ्रैक्शन कहा ही जाता है। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। डेफिनेशन बनाना शुरू करते हैं। आपके सामने एक चित्र है और उस चित्र के अंदर यहां पर एक विलियन बनाया गया है। इस विलियन को नीचे दिखाया गया है कि इसके अंदर 2 प्रकार के पदार्थ हैं। देखो, एक पिंक कलर की बॉल्स है और एक ब्लू कलर की बॉल्स है। इसका मतलब इसके अंदर कितने पदार्थ है? 2। और ये यहां पर लिख भी दिया गया कि जो ब्लू है वो सॉल्यूट पार्टिकल है। क्या है भाई? ये है सॉल्यूट पार्टिकल। और सॉल्यूट मतलब क्या होता है? सॉल्यूट मतलब होता है भाई विलय। ठीक है, और नीचे क्या है? पिंक जो पार्टिकल है वो क्या है? वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक। मतलब 2 ही पदार्थ है, एक विलय है और एक विलायक है। अपने क्या करते हैं? अपने ऐसा करते हैं कि जो विलायक है उसको हम A से प्रदर्शित कर देते हैं और जो विलय है उसको हम B से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि माना इस विलयन के अंदर जो A है, A के मोलों की संख्या जो है वो मैं मान रहा हूं कि ये मेरे पास है Na। इसी प्रकार से जो B विलय है उसके B के मोलों की जो संख्या है, B के मोलों की संख्या जो है वो मैं कितनी मान रहा हूं बच्चों? वो मैं मान रहा हूं NB। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मैं यहां पर A के मोलों को यहीं पे कर लेते हैं, चलो फिर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा ही फॉर्मूले पर आ रहा हूं। डेफिनेशन अब बनेगी। पहले बात समझो कि इस मोल फ्रैक्शन को ना X से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? X से। अब ये जो आपको 2 बातें लिखी हैं, इससे मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं कि A के मोल भिन्न में निकालता हूं। मैं क्या करता हूं बच्चों? मैं करता हूं कि भाई A के अगर मैं मोल अंश निकालूं, मोल अंश, तो इसको मैं XA से प्रदर्शित करूंगा और जो कि होगा Na। A के मोल अंश निकालने हैं ना, इसको XA से प्रदर्शित करेंगे और A के मोल अंश बराबर होंगे A के मोलों की संख्या बटा में A और B। विलयन में जो 2 अवयव हैं A और B, दोनों के कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कैसे आएंगे? A के मोल और B के मोल जोड़ दोगे तो कुल मोल आएंगे। ठीक है, तो आपने जिसके मोल अंश निकालने उसके मोलों की संख्या ऊपर रखो और बाकी जो जितने भी अवयव हैं सारों के मोलों की संख्या को जोड़ करके नीचे रख दो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं B के मोल अंश निकालना चाहूं, मोल अंश में निकालना चाहूं, अगर मैं B के मोल अंश निकालना चाहूं, मोल अंश, तो इसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा? XB से। और ये कैसे आएगा? ये आएगा अगर B के मोल अंश, देखो ऊपर क्या देखा था? A के मोल अंश निकाले हैं तो A के मोल ऊपर और विलयन के कुल मोल नीचे। अगर B का मोल अंश निकालना है तो भैया B के मोलों की संख्या ऊपर और विलयन में जितने अवयव हैं उन अवयवों के कुल मोलों की संख्या नीचे। तो 2 ही अवयव हैं A और B, 2 ही चीजें मिली हुई हैं, तो A और B के 2 कुल मोलों की संख्या कैसे आएगी? भैया A के मोल और B के मोल जोड़ करके क्या कर दो? A के मोल और B के मोल क्या जोड़ करके नीचे लिख दो, तो ये लो, ये B का मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे लो सर ये तो बड़ा आसान काम है, जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर लिख दो बटा में विलयन के कुल मोलों की संख्या लिख दो, तो आपके पास जो है वो मोल अंश आ जाते हैं। तो भाई इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप गौर करो, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको लिखता हूं कि मोल अंश
x बराबर क्या, सूत्र क्या बन रहा है, सूत्र ये बन रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, एक अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है। जिस अवयव के मोल अंश निकालना है उस अवयव के मोलों की संख्या ऊपर लिखो और बटा में क्या लिखो, बटा में लिखो विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या और बटा में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का भाग दे देंगे तो उस अवयव के एक अवयव के मोल अंश ज्ञात हो जाएंगे, मोल भिन्न ज्ञात हो जाएंगे या मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या समझ लिया, अगर इस बात को डेफ फॉर्मूला समझ गया, चलो पहले आपने ये सिंपल बात बनाना सीख लिया, ये वाली बात बनानी सीख ली, अब आपने क्या सीख लिया, इससे जो है एक सब के लिए कॉमन फॉर्मूला बना लिया, पहले ए के लिए बनाया फिर बी के लिए बनाया, उससे समझ में आया कि भैया सबका ऐसा ही बनेगा तो सबका ऐसा बना लिया, ठीक है। अब इससे हमारे पास डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन बन गई बच्चों, क्या बन गई कि अगर कोई बटा में लिखा होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं अनुपात। अगर मान लो a बटा b लिखा हुआ है तो हम कह देते हैं a और b का अनुपात, है ना। अगर मैंने लिख दिया x बटा में y तो x और y का अनुपात। अगर ये चीज लिखी हुई एक अवयव के मोलों की संख्या व विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या का ये क्या है, अनुपात है। बटा में लिखा होता है तो मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो बस डेफिनेशन बन गई। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं परिभाषा, और मैं लिख रहा हूं कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या व उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, संख्या का जो अनुपात है, बटा में लिखा है तो क्या मतलब है, अनुपात को कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, यहां पे का की जगह अपने क्या करेंगे, के अनुपात को मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लो, आपके पास स्वतः ही परिभाषा बन गई, अपने आप ही परिभाषा बन गई। आपने तो लिखा था कि भाई यहां पे समझा था कि जिस अवयव के मोल अंश निकालने उसको ऊपर लिखो और विलयन के कुल जितने भी अवयव हैं उन सभी के कुल मोलों के कुल संख्या जो है वो बटा में लिखो तो मोल अंश निकल आते हैं। तो इससे हमने सूत्र बना लिया। सूत्र क्या बना कि भाई विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या, भाग दे दोगे तो मोल अंश निकल आएगा। अब बटा में जो लिखा होता है उसको अनुपात कहते हैं, ये हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और उससे हमने परिभाषा बना ली, क्या है कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या व उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या, बटा में लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे, के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है हमने मोल अंश की परिभाषा बना ली। अगर मजा आया है तो कमेंट करके बताओ भाई, बताओ क्या ये बात मजेदार लगी क्या, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। अब अपने क्या करने जा रहे हैं, अब अपने बात करने जा रहे हैं क्या कि अगर ये 2 की जगह 3 अवयव होते, 3 की जगह 4 अवयव होते, ठीक है भाई, 4, 5 चीजें, 10 चीजें विलयन में घुली होती तो हम क्या करते, तो हम ये कर सकते हैं भाई कि किसी भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा अवयव हों तो उसके मूल अंश निकालने के लिए हम, मान लो मैंने किसी भी एक अवयव के मोलों की संख्या को मैंने ऊपर रखना है और जितने अवयव हैं सबको जोड़ दो, Na, Nb, Nc, Nd, जितने अवयव हैं सबके मोलों की संख्या। जैसे मान लो मैंने
किसी भी एक अवयव के मूलों की संख्या मैंने निकालनी थी, मान लो b की निकालनी थी, तो b के मूल मैंने रख लिए ऊपर, और बाकी जितने भी अवयव हैं सबके मूलों की कुल संख्या जो है मैं क्या रख लूंगा, बटा में रख लूंगा, तो मेरे पास जो है कुल मूल अंश आ जाएगा। इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा, जितने अवयव हैं, जितनी एबीसीडी है चलते जाओ। कोई कहे सर एबीसीडी खत्म हो जाए तो छोटी शुरू कर लेना, लेकिन रुकना मत, जितने अवयव हैं सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए भाई अब मजेदार सी बात और सीखते हैं। देखो क्या मजेदार सीखते हैं कि एक स्टार डाल करके बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पेपर में पूछी जाती है, पेपर में कहा जाता है कि किसी विलयन सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन की कुल मूल अंश 1 होती है। पहले तो अपने मूल अंश एक विलयन की निकालते हैं। अभी हमने देखा कि अगर किसी विलयन में दो अवयव हैं, ए है तो ए के मूल अंश जो है वो था Na बटा में Na प्लस NB, और B है तो B का मूल अंश था NB अपॉन में Na प्लस NB। और अगर मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, अगर मैं इस विलयन का कुल मूल अंश निकालना चाहता हूं, ठीक है, क्या निकालना चाहता हूं, विलयन का कुल मूल अंश निकालना चाहता हूं, कुल मूल अंश निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा कि x बराबर विलयन का कुल मूल अंश x बराबर, विलयन में दो अवयव हैं a और b, अगर a के मूल अंश और b के मूल अंश जोड़ दोगे तो विलयन का कुल मूल अंश आ जाएगा, ठीक है। तो विलयन का कुल मूल अंश x बराबर होएगा xa प्लस xb, मतलब a और b का मूल अंश जोड़ दोगे तो विलयन का कुल मूल अंश आ जाएगा, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को पता है कि a का मान कितना है, a का मूल अंश कितना होता है, ये होता है जी a की जगह मैं लिख सकता हूं Na अपॉन में Na प्लस NB। इसी प्रकार से xb की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं NB बटा में Na प्लस NB, ठीक है। दोनों को जोड़ना है, मैंने दोनों को जोड़ना है तो क्या लघुत्तम लूंगा, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा Na प्लस NB, सॉल्व करूंगा, भाग दे करके गुणा करूंगा तो ये भी आ जाएगा Na प्लस NB, ठीक है, ये भी आ जाएगा Na प्लस NB। और क्या करोगे, इसको मैथ, ये तो मैथ आती है ना अपने को, तो दोनों को दोगे काट, क्या बचा 1। अरे वाह क्या मजेदार बात आई है, ठीक है, क्या मजेदार बात आ गई कि भैया किसी विलयन की कुल मूल अंश जो है वो सदैव और सदैव कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आपने दो अवयव को छोड़ा, ऐसा नहीं है कि दो अवयव है तो जोड़ा तो 1 आया, 3-4 अवयव जितने भी होते सबकी मूल अंश जोड़ देना हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब है यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या, कि किसी विलयन की कुल मूल अंश जो है वो सदैव कितना होता है, सदैव 1 होता है या इकाई होता है। तो आप सोचो कि भाई इससे क्या प्रश्न बन सकता है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न कि मूल अंश को परिभाषित कीजिए, दूसरा प्रश्न कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी एक विलयन की कुल मूल अंश 1 होता है, ठीक है। सिद्ध एक विलयन का कुल मूल अंश किसी विलयन का कुल मूल अंश 1 होता है, ये सिद्ध करना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने कहना है कि यदि विलयन में दो अवयव हैं तो a के मूल अंश ये वाला, b के मूल अंश ये वाला, विलयन का कुल मूल अंश a और b के मूल अंशों को जोड़ेंगे तो आएगा 1, और कह देंगे अर्थात सिद्ध होता है कि भैया विलयन का कुल मूल अंश कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये बात हमने समझ में आ गई। चलिए इससे एक मजेदार बात पता लग रही है क्या, इससे एक मजेदार बात ये पता चल रही है क्या कि अगर XA प्लस XB बराबर क्या हो गया है, 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कभी हमें जरूरत पड़े तो हम ये कर सकते हैं कि a का मान xb पता हो तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस xb करके जो है a का मान निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से कभी हमें xb की जरूरत हो तो 1 माइनस xa करके जो है हम xb का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो बात है ना, ये बातें जो है वो कंपटीशन जो नीट जेईई के क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी ये हो जाता है कि इससे क्या समझ में आया कि किसी विलयन के कितने भी अवयव हों, एक विलयन में कितने भी पदार्थ घुले हुए हों,
उसका एक अवयव का मोल अंश, एक अवयव का जो मोल अंश होगा ना, वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा, कभी भी 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, किसी एक अवयव का मोल अंश, यहां पे लिखूं क्या कि भाई इससे ये समझ में आ गया कि विलयन में किसी एक अवयव का मोल अंश जो होगा ना, मोल अंश जो होगा वो 0 से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो बात ये समझ में आ गई। और एक और बात समझ में आ रही है कि भाई सबका जोड़ अगर 1 है तो किसी एक अवयव का मोल अंश 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अभी मैं कह दूं कि भाई एक एक्स ए का मोल अंश है, एक्स बी का मोल अंश है, दोनों का टोटल 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर कुछ भी हो जाए तो ये, अगर मान लो ये 1 0 भी हो जाए तब भी इसका मान 1 ही रहेगा ना। एक्स बी 0 हो जाए तो एक्स ए का मान कितना हो गया 1, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक अवयव का मोल अंश कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता। तो यूं मैं लिख सकता हूं कि भाई x जो है ना, x कभी भी 0 से कम नहीं होगा, मतलब ये 0 से तो हमेशा क्या रहेगा, x जो है वो 0 से हमेशा ज्यादा रहेगा और 1 से हमेशा कम रहेगा, या फिर 1 के बराबर हो सकता है। अगर मिश्रण है तो 1 से कम ही होगा। ठीक है, लेकिन यूं कह सकते हैं कि अगर विलयन है तो यूं कह सकते हैं कि भाई विलयन के अंदर तो ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 1 से हमेशा कम ही रहेगा। x 0 से हमेशा ज्यादा रहेगा और x 1 से हमेशा कम रहेगा किसी एक विलयन के लिए। आपको सोचो, आराम से सोचो, क्या ये ऐसा ऑप्शन दे करके, ठीक है, कंपटीशन में ऐसा पूछा जा सकता है ना, तो आपको इस तरीके की बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, अब इतनी बातें करने के बाद अब हमें समझ में आया कि यार हम इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अपने पास पहला न्यूमेरिकल आ रहा है कि अपने जो बुक है, क्योंकि अपना जो सिलेबस चल रहा है, हम जरूर बीच में बात करते हैं कि यार ये टॉपिक इस प्रकार से नेट जेईई में भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्योरली जो है ये किस पर बेस्ड है, एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड है। हम अदर बातों को मतलब करते हैं जो बीच में आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बुक है, बुक के अंदर उदाहरण नंबर 1.1 जो है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। गौर करें, कहता है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये मूल अंश लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये है जी मोल अंश। मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान 20% उपस्थित हो। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, जो मेरी क्लासेस शुरू से देख रहे हैं उनको एक बात समझाई गई है क्या, कि यार जो भी पूछा जाए उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख डालो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख डालो। तो शुरू करते हैं भाई करना। आपको कहा गया कि एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश की गणना करो, एथिलीन ग्लाइकोल के। तो इधर देखना, मैंने लिखा ए, पहले तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला समझ लो। एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का जो सूत्र होता है वो होता है CH2 और OH और O। ठीक है, ऐसा होता है। अगर मैं इसको सिंपल लिखना चाहूं तो कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2, 2 4 और 2 6। तो इसको मैं ऐसे करके ऐसे लिख लेता हूं। जब अपने केमिस्ट्री सेकंड शुरू करेंगे तो इस एथिलीन ग्लाइकोल को इस तरीके से लिखेंगे, अदरवाइज ऐसे लिख लो C2H6 and O। ठीक है, अब इसका ये अणुसूत्र है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल, अच्छा ये जो विलयन यहां पर दे नहीं रखा कि किस में है, तो यहां पर ये भी समझ लेना कि एथिलीन ग्लाइकोल किस में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। ठीक है, तो एक चीज और समझ लो, यहां पर एक बेसिक बात और जान में आ गई कि भैया ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो जल में घुला हुआ है। जल में क्या घुला हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल
H6 और O2। ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है किसमें घुला हुआ है? जल में। तो दो अवयव जो है, एक जल है और एक एथिलीन ग्लाइकोल है। अब लेकिन आपको इसका मोल अंश निकालना है, तो आप क्या करोगे कि भाई इसका मोल अंश किसका? Xc2H6O2 बराबर, अब क्या करूं मैं बताओ, अगर मेरे को एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश निकालने हैं तो मैं ऊपर क्या लिखूं? मैं लिखूंगा एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी NC2H6O2, ये हो जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या लिखूं? विलेन के कुल मोलों की संख्या। विलेन में दो ही अवयव हैं, एक जल है और एक एथिलीन ग्लाइकोल है, तो जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? NH2O। या मैं पहले क्या कर सकता हूं कि अगर मेरे को कुल मोलों की संख्या लिखनी है तो पहले मैं एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या लिख लूं, और दूसरा अवयव क्या है? जल, तो जल के मोलों की संख्या लिख लूं। तो ये अगर मैं कर लूं तो मेरे पास एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात मैं समझ गया। चलिए, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आ रही है अपने पास। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अगर मोल अंश की गणना करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, जो कि इस पूरे न्यूमेरिकल में एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या नहीं दे रखी, ना ही इसने जल के मोलों की संख्या दे रखी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात दे रखी है। क्या इंटरेस्टिंग बात दे रखी है? इसने ये दे रखा है कि भाई जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो 20% उपस्थित है। ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि 20% एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या हुआ? 20% एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि भाई 20 ग्राम, क्या 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 जो है वो किसमें घुला हुआ है? 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, अब ये विलयन अगर 100 ग्राम है, विलय 20 ग्राम है, तो विलायक कितना बचा? 80 ग्राम ना। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 जो है वो 80 ग्राम H2O में घुला हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या निकालो। कैसे निकालोगे? मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है कि मोल बराबर होगा ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार, और इसकी भी ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको कैसे करूं? अगली स्लाइड में क्वेश्चन है, अगली स्लाइड में क्वेश्चन है भाई। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं यहां पर इसको साफ कर दूं, क्या आपको जरूरत पड़ेगी? ये लो कर ही लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं कि पहले इसके मोलों की संख्या NC2H6O2 ये निकालो। ये क्या आएगा? इसकी ग्रामों में मात्रा, एथिलीन ग्लाइकोल की ग्रामों में मात्रा बटा में इसका अणुभार। तो ग्रामों में मात्रा इसकी कितनी है जी? 20, और C2H6O2 का अणुभार कैसे निकालते हैं? पिछले तीन एपिसोड हो चुके हैं अणुभार निकालते हुए। कैसे निकालते हैं? अणुसूत्र से अणुभार निकालते हैं। अणुसूत्र से हम अणुभार निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अणुसूत्र कितना है? C2H6O2, तो कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू में 2। ठीक है, ये 12 दूना 24 प्लस 6 30 और 16 दूना 32, तो टोटल आ जाएगा 62। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम कितने का भाग देंगे? 62 का भाग देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। अपने इसको काट लो। पहले सॉल्व करने से पहले इसको जितना इजी वे में हो सकता है उसको इजी वे में कर लो। 10 और 31। ठीक है, तो अब 10 में 31 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.3, और फिर कितना बचेगा कि 0.1, तो ये आ जाएगा लगभग 332 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं? जल के मोलों की संख्या निकालते हैं। जल के मोलों की संख्या कैसे आएगा? जल के मोल NH2O बराबर जल की ग्रामों में मात्रा कितनी है? 80, और जल का अणुभार कितना है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18। तो आपने क्या किया? यहां पर कर दिया सर कि 80 बटा में 18। ठीक है, या हम इसको कर सकते हैं 40 बटा में 9।
ठीक है, सॉल्व करो तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 पॉइंट, फिर कितना बचा 4, फिर 0 ली, फिर 40, फिर आ जाएगा 4 चौके 9 चौके 36, 9 चौके 36, इस प्रकार से ये आता जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करते हैं कि अब आपको जो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश निकालने थे, उसके लिए एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या चाहिए थी ना, चाहिए थी, तो ये आ गई एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, और दूसरे जल के मोलों की संख्या चाहिए थी, तो ये आ गई जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, अब अपने ये मान रख लेते हैं। तो अपने पास था भाई XC2H6O2 बराबर क्या था कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या ये आ गया 0.332, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या 0.332, और प्लस जल के मोलों की संख्या ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 4.44। ठीक है, चाहे एक बार और 4 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.332 डिवाइड बाय 4.776, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना तो ये आंसर लगभग आ जाएगा 0.662868 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, 0.068 आएगा, क्योंकि ज्यादा पॉइंट छोटा है ना, तो 0.068 ये जो है इसका मोल अंश आ गया। किसका मोल अंश आ गया, एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो अब एक काम मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं भाई, एक काम मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, क्या कि आपको पता है कि इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, मोल अंश का जोड़, कुल मोल अंश का जोड़ कितना आएगा, ये तो आप चलो ये तो इतना, ये आंसर आ गया बस, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर ये वाला क्वेश्चन एक बार भूल जाओ, मैं सीधा ही क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करने के लिए दे रहा हूं पिछले क्वेश्चन का। पिछले क्वेश्चन में आपने समझा कि भाई x क्या S था, XC2H6O2 प्लस XH2O, इन दोनों का योग कितना होगा। विलयन में दो ही अवयव थे ना, तो दोनों के मोल अंश का योग कितना होगा, दोनों के मोल अंश का योग होगा 1, जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। 2 क्या 3 और होते, 5 और होते, तो सबका योग 1 ही आता, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब इसका मान मुझे पता लग गया, इसका मान मुझे पता लग गया कि 0.068। ठीक है, तो इसका मान H2O के मोल अंश का मान क्या होगा, ये ज्ञात करके बताएं। ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, अब आप देखो न्यूमेरिकल करना क्यों जरूरी होता है, मैं आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि 12वीं के अंदर 12वीं बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आने वाले, बहुत कम आने वाले हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि थ्योरी जो है ना, थ्योरी हमें तब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आती जब तक हम उसके न्यूमेरिकल नहीं। तो अब न्यूमेरिकल किए हैं तो बात समझ में आई कि मोल अलग चीज है, मोल अंश अलग चीज है। ठीक है, तो अब उसको के मोल से मोल अंश निकलता है, मोलों से मोल अंश निकलता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा गहराई से अपने आप को समझाने की कोशिश भी किया करो। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगला क्वेश्चन। ये आपको करके बताना है कि भैया पहले क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 1.1 में आप मुझे बताओगे कि कितने जल के मोल अंश का मान क्या था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये पाठ्यनीति प्रश्न 1.2 है। आपको पता है कि जो आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल इस प्रकार से हैं कि उदाहरण भी है, पाठ्यनीति प्रश्न भी है और अभ्यास प्रश्न भी है, और उन प्रश्नों को मैं टॉपिक के साथ साथ सारे न्यूमेरिकल्स को उठाता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब वो प्रश्न नंबर पाठ्यनीति प्रश्न 1.2 पढ़ रहे हैं अपने। कह रहा है कि एक विलयन है, विलन नहीं है, ये विलयन है। विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपको जिस चीज को ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, आप इस बार जो है यूं करो कि ये फॉर्मूला जो है वो साइड में लिखो, ताकि आपको यहां से
शुरू से पेपर में किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। चलिए आपने क्या करना है, आपको मोल अंश निकालना है बेंजीन का। सबसे पहले छोड़ दो ये छोड़ो, गलत कर लिया आपने। सबसे पहले तो इससे भी पहले मजेदार बात ये है कि सबसे पहला काम तो बच्चों आप ये करो कि ये समझो कि विलयन किस किस का है। विलयन किस किस का है, कहता है कि बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो लो जी ये जो आपके पास विलयन है, इसके अंदर एक तो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है इसके अंदर घुला हुआ है, इसके अंदर जो घुला हुआ है वो घुला हुआ है बेंजीन। क्या घुला हुआ है, बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो ये तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब पूरा न्यूमेरिकल पढ़ करके देखो, क्या दो के अवयव अलावा कोई तीसरा अवयव है क्या? नहीं है भाई, दो ही अवयव हैं, तो यहीं से बात शुरू करेंगे अपने, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लो, यहीं पर बात शुरू खत्म कर लेते हैं अपने, या चलो अलग कर लेंगे। देखो अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। बेंजीन के, तो बेंजीन के मोल अंश कैसे निकलेंगे भाई, कैसे निकलेंगे? हम कहेंगे कि सर बेंजीन के मोल अंश अगर निकालने हैं, बेंजीन का सूत्र C6H6 है ना, C6H6। अगर बेंजीन के मोल अंश निकालने हैं तो हम ऊपर किसके मोलों की संख्या रखेंगे, बेंजीन के मोलों की संख्या लिख रखेंगे, और बटा में किसके मोलों की संख्या रखेंगे, विलयन में जितने अवयव हैं, दो अवयव हैं, एक तो है जी बेंजीन और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ दोगे। CCl4 है ये, CCl4, ठीक है, NCCl4, ठीक है। तो इन दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे और ऊपर बेंजीन के मोलों की संख्या रखेंगे, तो बेंजीन का मोल अंश आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में कहीं बेंजीन के मोल दे रखे हैं ना जी, कहीं नहीं दे रखे, और ना ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल दे रखे हैं। लेकिन एक चीज दे रखी है कि ये 30% द्रव्यमान है, प्रतिशत द्रव्यमान है। तो पहले तो इसका ये वाली बात समझो, आंसर शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस बात को समझो, वो कह रहा है 30% बेंजीन घुली हुई है किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इसका मतलब समझ लो पहले, क्लोराइड में, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है कि आपने पास बेंजीन की ग्रामों में मात्रा जो है, अर्थात यहां पर लिख लेना, अर्थात ऊपर जो बात है इसका अर्थ क्या है कि बेंजीन की जो ग्रामों में मात्रा है वो है बच्चों 30 ग्राम। कितनी है, 30 ग्राम। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की ग्रामों में मात्रा ये कितनी होगी बच्चों? आप एक गौर करो, कैसे हुआ कि भाई अगर 30% बेंजीन है तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, 100, तो 100 है विलयन का द्रव्यमान, और विलय का है 30, और विलय प्लस विलायक विलयन होता है 30 प्लस x बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 इधर जाएगा, 100 में से 30 घटेगा, कितना है, 70। तो इसका मतलब है CCl4 की ग्रामों में मात्रा कितनी है, 70 ग्राम है। अब ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही तो वो भैया जाके अपनी भैंस चराए। क्यों? क्योंकि बहुत बार बता दिया इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से 30%, मतलब बेंजीन 30 है, टोटल 100 है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बचा, 70, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को बात करनी है। अब अपने बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं क्या कि बेंजीन के मोलों की संख्या निकालते हैं। बेंजीन के मोल N, या ऐसे मैं लिखता हूं क्योंकि एक बार आप लिखना भी सीख लो कि पेपर में कैसे लिखना है। तो बेंजीन के मोल निकाल रहे हैं, मोल अंश नहीं, मोल। बेंजीन C6H6 ये मान मैं निकाल रहा हूं, ना कि x का मान निकाल रहा हूं, ठीक है। मोल निकाल रहे हैं, मोल अंश निकाल रहे हैं। और मोल निकालने का सूत्र क्या होता है, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। देखो ग्रामों में मात्रा कितनी है, कार्बन की, बेंजीन की ग्रामों में मात्रा है जी 30, ठीक है। और बेंजीन का अणुभार कितना होता है, यहां पर निकाल लेते हैं। अणुभार निकालने के लिए अणु सूत्र का उपयोग किया जाता है, बार बार बताई गई ये बात है ना। तो आप कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे जी, कार्बन का होता है 12 इंटू में 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू में 6,
ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 6 का 72 और इंटू 6 मतलब 6, तो 12 72 और 6 78। तो बेंजीन का जो अणुभार होता है वो 78 होता है, तो 30 बटा में क्या कर दो 78। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से बेंजीन के मूलों की संख्या निकल आएगी और इसको सॉल्व कर लेना, और चाहे और सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2 39। ठीक है, तो 15 बटा में 39 आ गया। अब आप क्या करो, अब आपको एक चीज और करनी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की के मोलों की संख्या निकालनी है, के मोल ये निकालने हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करोगे, N, ये करोगे CCl4, ठीक है, ये निकालना है अपने को। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की ग्रामों में मात्रा कितनी है 70 ग्रामों में मात्रा है 70, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl का अणुभार क्या होगा, CCl का अणुभार निकाल दो। कार्बन का तो होता है 12 और क्लोरीन का भार होता है 35.5। ये लो, आपको अगर किसी को नहीं पता, 11वीं अच्छे से नहीं की, तो आप आज याद कर लो कि क्लोरीन का परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। और कितने क्लोरीन है 4, तो गुणा कितने से करेंगे बच्चों, 4 से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 और प्लस 4 5 20 0, तो वो तो पॉइंट के बाद उड़ गई, फिर 4 5 20 20 और 2 22, तो इसका मतलब हो गया ये 2 आ गया, 2 हासिल बच गई। फिर 4 3 12 12 और 2 14, तो 142, 142 प्लस 12 हो जाएगा 154। ठीक है, तो 154 जो है 154 कह दो, 154 कह दो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार आ गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो आप 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 35 दूना 70 और 2 7 14 और 70 दूना 154। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भाग दे देंगे, तो ये दोनों के मूलों की संख्या आ गई। अब ये सॉल्व कर लोगे तो ठीक है, ना करोगे तो भी ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चलते चलो आगे। ठीक है, अब अपने को ये बताओ मुझे कि आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था बच्चों बेंजीन के मूल अंश निकालने थे, बेंजीन के मूल अंश निकालने थे, और बेंजीन के मूल अंश का सूत्र ये होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको आगे ले चलता हूं। आपको निकालना था बेंजीन के मोल अंश निकालने थे, और बेंजीन के मोल अंश निकालने का सूत्र था बेंजीन का मोल अंश बराबर क्या था, बेंजीन के मोलों की संख्या NC6H6 और बटा में बेंजीन के मोलों की संख्या, और प्लस क्या गुला, किस में गुला हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो CCl4 के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब ये मान तो अपने पास आए गए, क्या मान आए हैं, ये मान आए हैं बेंजीन के मोलों की संख्या आई है, कितनी आई है बोलो, कितनी आई है, ये आई है 15 बटा में 39 और ये आई है 35 बटा में 70, तो ये आया 15 बटा में 39, और फिर बेंजीन के मोलों की संख्या यहां पर फिर लिखो 15 बटा में 39 और प्लस ये CCl4 की कितनी आई, ये आई 35 बटा में 70। ठीक है, अगर आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हो तो बढ़िया बात है, नहीं करते तो ऐसे भी रख करके ये भी इतना भी अगर आंसर निकाल देते हो तो 12th बोर्ड में आपको अधिकतम नंबर मिल जाएंगे। कोई थोड़ा बहुत कटेगा वो एक अलग बात है, क्योंकि टीचर चाहता है कि बच्चे को कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास 12th बोर्ड की बहुत सारी कॉपीज आती है, मैं चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे को क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। तो कंसेप्ट आपको आ गया, कैलकुलेशन ठीक है, हो जाता है कई बार मिस्टेक, तो इसको अब मैं ज्यादा गौर नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये मान आप निकाल सकते हो, और सॉल्व करके इसका कितना मान आया, एक तो मुझे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है, एक मुझे ये भी बताओ कि भाई क्योंकि ये काम आपको तो करना ही है ना, तो एक तो ये सॉल्व करने के बाद बेंजीन के मोल अंश कितने, एक तो ये बताना है, और एक क्वेश्चन आपको मुझे ये भी बताना है कि अगर मैं इसी से कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल अंश की गणना करना चाहूं तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं, तीनों के आंसर आपको मुझे देने हैं। और इस प्रकार से जो आज की क्लास थी वो यहां से शुरू हुई कि भैया 12th केमिस्ट्री विलियम लेसन
छठा एपिसोड मोल अंश, जिसमें हमने पहले मोल अंश को बड़े ही सुंदर डायग्राम से बनाना सीखा और उसके अंदर किस प्रकार से मोल अंश पहले लिखे, बनाए और फिर इसके आधार पर डेफिनेशन को डेराइव किया, ना कि सीधा डेफिनेशन याद कर ली, डेफिनेशन बनाई थी, ठीक है। और डेफिनेशन बनाने के बाद हमने जो है ये सिद्ध किया कि किसी भी विलयन की कुल मोल अंश जो है वो सदैव और सदैव एक होती है। x प्लस ए, एक्स ए प्लस एक्स पी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी जितने भी हो सबका टोटल जो है वो क्या रहेगा, एक रहेगा, सबका मालिक एक होगा, ठीक है। और ये भी समझा कि किसी भी विलयन में उपस्थित कोई 20 अवयव हैं, लेकिन उनमें से कोई एक पदार्थ जो है ना, एक अवयव जो है उसका मोल अंश कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, मतलब 1 से कम रहेगा और 0 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये सीखा और फिर हमने सीखे ये दो न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जो है वो केमिस्ट्री की जो थ्योरी होती है उसकी रीड होती है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है थ्योरी का कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले एपिसोड में एक्चुअली क्या है कि चैप्टर जो है विलियन लेसन का एक पार्ट खत्म हो गया, सांद्रताएं सारी खत्म हो गई जो बुक में दे रखी हैं, ठीक है। अब इसका नया पार्ट शुरू हो रहा है। नया पार्ट क्या है? नया पार्ट है बच्चों कि ठोस की मतलब विलेयता चेक करनी है, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है अगला टॉपिक, विलेयता जो है टॉपिक को लेकर के मैं अगले एपिसोड में एपिसोड नंबर 7 में मिल रहा हूं। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गुड लक।